नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य। आज फिर से मैं बात करने जा रहा हूं राहु के बारे में। आप जानते हैं कि राहु चांडाल योग बनाता है, राहु ग्रहण योग बनाता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से वो बहुत जलता है, इसलिए ग्रहण योग भी बनाता है। इसके भौगोलिक परिणाम और दुष्परिणाम भी होते हैं और आपकी कुंडली पर और आपके व्यक्तित्व पर भी बहुत सारे परिणाम होने हैं, जिसकी मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन राहु हमेशा गलत हो और राहु हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, तो तमाम हम लोग सप्तमेश की दशा गुरु को या शुक्र को देखते हैं। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि राहु ब्याहु भी होता है। राहु को हमारे ग्रंथों में ब्याहु भी कहा गया है। आज मैं इस बारे में भी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों की, मेरे बहुत सारे मित्रों की, श्रोताओं की जो मांग है उसमें यह है कि वो बहुत सारे उपायों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इससे पहले कि मैं इन सब कार्य बारे बताऊं, चलिए मैं पहले आपको कुछ उपाय भी बता देता हूं और उसके आगे फिर मैं आपको राहु के ब्याहु होने का और उसके ग्रहण योगों का और उनके दुष्परिणामों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हो तो वो उसके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। लेकिन पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि राहु की दशा, जो महादशा है, वो 18 वर्ष की होती है, बहुत बड़ी महादशा है। तो जब अगर आप पर राहु की महादशा चल रही हो या किसी भी ग्रह के अंतर्गत, महादशा के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा चल रही हो, तब भी लगभग वैसे ही परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं उसके विपरीत या शत्रु ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए, तब तो ये परिणाम और भी खराब हो जाते हैं। कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप एक काम तो जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले एक गोमेद रत्न जरूर धारण कर लीजिए। अब वो कितने रत्ती का हो, ये आपके राहु के खराब होने की और आपकी कुंडली में जो उसकी स्थिति है उसको देखकर बताया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर आप 7.25 रत्ती का एक कोई रत्न, गोमेद रत्न, किसी अच्छे स्थान से लेकर उसे अपनी मध्यमा उंगली में, जो शनि वाली उंगली होती है, उसमें पहने। अष्टधातु या चांदी में इसको बनाएं और किसी शनिवार के दिन ये पहन लें। राहु बहुत ज्यादा खराब होने की स्थिति में 9.25 रत्ती या इससे ज्यादा रत्ती का भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राहु का एक वैदिक मंत्र है, वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसकी एक माला प्रतिदिन जप करनी चाहिए, खासतौर पर राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा के दौरान। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रति शनिवार को तो अवश्य कर ले। इसके अलावा ओम राम राहवे नमः, यह भी बड़ा सिद्ध मंत्र है, आप इसका भी एक माला या 108 बार जप कर सकते हैं प्रतिदिन। एक और विशेष बात है कि भगवान शिव, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भी राहु को थोड़ी सी शांति प्राप्त होती है। तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर जब भी विशेष अवसर हो तो उनका रुद्राभिषेक करिए। किसी विशेष तीर्थ पर जाकर कर सके तो और भी अच्छा है, वहां आप कर सकते हैं। और एक उपाय और है जिसमें आप प्रतिदिन, जैसे आप कुछ दान करते हैं तो चींटियों को, काली चींटियों को आटा खिलाएं, कौओं को रोज रोटी खिलाएं, तेल में चिपड़ के रोटी खिलाएं। तो ये जो छोटे छोटे टोटके हैं, हमारे लाल किताब के भी कुछ उपाय हैं, कुछ अन्य जांचे परखे नुस्खे हैं, इन सब से आपको राहु की दशा में कष्टों से बचने में थोड़ी सी राहत मिलती है। बाकी आपकी कुंडली देखकर विशेष तौर पर बताया जा सकता है कि क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर जो मैं बता रहा हूं कि आप राहु के मंत्र का अवश्य जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, गोमेद का रत्न अवश्य धारण कर लें। इसके अलावा और भी कई सारे उपाय हैं, वो हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखकर बता सकते हैं। तो ये सारे उपाय आप कर लेंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने में आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि राहु ब्याहु भी है, राहु ग्रहण योग भी लगाता है, राहु चांडाल योग भी बनाता है, उस सब के बारे में भी मैं आपको अब विस्तार से बताने जा रहा हूं। बेहुदे किस्म के कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनकी कुंडली में प्राय आपको ये गुरु राहु चांडाल योग मिलेगा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कर दी उसने। तो ये बहुत संभल कर रहना पड़ता है। अगर इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है, उसके विशेष उपाय करें ताकि आपकी बुद्धि पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसका गलत असर ना पड़े। लेकिन अगर इस तरह का योग है तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि इस प्रकार का व्यक्ति जो कभी बैठता है तो इतनी बौद्धिक बातें, इतनी अच्छी बातें करता है, लेकिन चूंकि वो ग्रहण का शिकार है तो कभी भी वो किसी अनैतिक कार्य में शामिल हो सकता है। एक और दूसरा योग है, इसको जब ये चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो यहां भी वो ग्रहण लगाता है। तो जब चंद्रमा के साथ ग्रहण लगाता है तो चंद्र राहु
ग्रहण योग कहा जाता है इसको। अब मैंने आपसे चर्चा की कि गुरु या बृहस्पति वो तो बुद्धि का ग्रह है, विवेक का ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, तब आपकी बुद्धि पर, ज्ञान पर और आपके विवेक पर ग्रहण लगता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी मानसिकता है, चंद्रमा आपकी सोच है। तो जब इसके साथ राहु आएगा तो सोच पर ग्रहण लग जाएगा, आपकी मानसिकता पर ग्रहण लगेगा, आपके मन पर ग्रहण लगेगा, आपका मन हर वक्त विचलित रहेगा, हर वक्त डरेंगे आप, अजीब अजीब किस्म की कल्पनाएं और ख्यालों में रहेंगे। मान लीजिए आप नौकरी भी कर रहे हैं तो हर वक्त इस प्रकार की कल्पनाएं आएंगी, कहीं मेरी नौकरी छूट तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं राह में जा रहा हूं तो कहीं कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं, मतलब तमाम इस किस्म की कल्पनाएं आपके मन में आने लग जाती हैं, जिनसे आप बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रग्रहण योग के शिकार हैं, राहु ने चंद्रमा पर अपना शिकंजा कसा हुआ है, तो इस प्रकार की तमाम काल्पनिक स्थितियां सामने आती हैं। और ये अन्य ग्रहों से भी इसको अगर समर्थन राहु को मिल जाए, उसके सहयोगी ग्रह जो उसके मित्र ग्रह हैं उनसे भी समय अगर मिल जाए इसको, तो फिर आप मानसिक उन्माद की स्थिति तक भी आदमी जा सकता है। मैंने पिछले अपने वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चांद मारा कहा जाता है उस व्यक्ति को जो चांद की वजह से मानसिक रोगों का शिकार हो। और जब राहु भी उसमें अगर घुस जाए तो राहु तो 100% उसमें एक ऐसा ग्रहण लगा देगा कि उसका जो मानसिक उन्माद है वो बेइंतहा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर पागलपन की स्थिति आ जाएगी। तो राहु ये सब काम भी कर डालता है। लेकिन अच्छी बात राहु के साथ ये है कि कुछ स्थितियों में राहु आपका बड़ा लाभ भी करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अमूमन जो अधिकांश ज्योतिष शास्त्री हैं वो इसको मिथुन में उच्च का मानते हैं और धनु में इसको नीच का मानते हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो इसे वृष में उच्च का मानता है और वृश्चिक में इसको नीच का मानता है। अगर हम दोनों की भी बातें मान लें तो इसका मतलब यह हुआ कि वृष और मिथुन में ये अपने सर्वाधिक अच्छे फल देता है और वृश्चिक और धनु में होगा तो सर्वाधिक खराब फल देगा। केतु के साथ स्थिति एकदम इसकी उल्टी हो गई। कन्या राशि को इसकी स्वराशि कहा जाता है, तो वहां ना बहुत अच्छे फल देता है ना बुरे फल देता है, लेकिन स्वराशि है तो इसलिए प्राय सम रहता है और थोड़े अच्छे ही फल देता है। सम जो है वो अच्छे तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अगर आपका राहु आपकी कुंडली के तीसरे, छठे या 9वें भाव में बैठा है तो ऐसा माना जाता है, माना कहा जाता है, ये हमारे शास्त्रों में कई जगह इस प्रकार का उल्लेख है, पाराशरी में भी उल्लेख है कि वहां बैठने पर आपके समस्त दोषों का, रोगों का नाश कर देता है। मतलब भाव 3, 6, 9 में बैठा है तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है और सबको ये दबा देता है उन दोष रोगों को जो व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत ना बड़ा हो जाए तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक और तीसरे वीडियो में राहु की कुछ और बातों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और इस बीच आपसे एक अनुरोध भी है कि इससे पूर्व भी मैंने जितने भी वीडियो आपके तमाम राशियों के बारे में डाले हैं उनको आप जरूर ध्यान से देखिए, उन पर अपने कमेंट कीजिए, उन पर अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए कि और आप सब क्या सुनना चाहते हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगे इसमें या किसी अन्य वीडियो में तो उसको शेयर जरूर कीजिए, खासतौर पर उन मित्रों के साथ जो ज्योतिष में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और सब्सक्राइब तो आप निश्चित रूप से कर ही लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए वो सब्सक्राइब करें और भविष्य में मेरे से जुड़े रहें। तो आज के अंक में इतना ही। एक और अंक में फिर मिलेंगे राहु के कुछ और विशेषताओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।